इंडियन पॉलिटी के आज का टॉपिक है संघ एवं इसका क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा में इंडिया और भारत को लेके कई मतैक्य नहीं हुए। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है, जबकि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध। 2 शब्द प्रयोग होते हैं, भारत के क्षेत्र और भारत का संघ। भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे है, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिगृहीत किया जा सकता है शामिल हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन चलता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुडुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण की बाद में आगे चर्चा की जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। नंबर 1, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, और नंबर 2, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में हैं, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं हैं के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 3 की तरफ। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 3 ने राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद को शक्ति दी है। इसके अनुसार किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, फिर किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और 2, संतुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं।
संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है, जैसे बाबूलाल बनाम बम्बई राज्य। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में, संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। हम चलते हैं अनुच्छेद 4 की तरफ। संविधान में अनुच्छेद 4 स्वयं यह घोषित करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 संशोधन करने के लिए, संविधान में संशोधन जब भी किया जाए तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो यह कहता है कि इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। इसमें संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। संसद में सामान्य बहुमत होनी चाहिए और साधारण विधायी प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर, जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया कि केंद्र सरकार के एक निर्णय की बेरुबाड़ी संघ के बारे में आपको हो सकता है पता हो। बेरुबाड़ी संघ जो पश्चिम बंगाल पर था, उसमें पाकिस्तान का नेतृत्व है। तो इसने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दे दिया, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ही किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उस क्षेत्र, जो बेरीबाड़ी संघ वाला क्षेत्र था, उसको पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। और दूसरी तरफ फिर 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ? आइए हम जानते हैं देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। एक ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश शासन के अधीन थी, और दूसरा देशी रियासतें, जिसमें राजा का शासन था लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंधित था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, या तो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या एक स्वतंत्र राज्य के बना लें। 552 देशी रियासतें थीं जो भारत की भौगोलिक सीमा में थीं, जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गईं और बची हुई 3 रियासतों, जो कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया, जैसा कि हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिला लिया गया, जूनागढ़ को वहाँ की जनता द्वारा जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया, और कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करा के उसे भारत में मिला लिया गया। हम समझते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को भारत में कैसे शामिल किया गया। हैदराबाद का राजा निजाम था। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी। वहाँ की जनता ज़्यादातर मुस्लिम थी। तो वहाँ की जनता जो हैदराबाद के सीमाओं पर रहती थी, अपने पास वाले दूसरे राज्यों की जनता को बहुत परेशान करती थी।
दूसरी राज्यों की जनता ने गुहार लगाई सरकार से। फिर सरदार पटेल जी ने बैठक बुलाई और कहा कि अगर हम हैदराबाद पर कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के इलाके पे हमला बोलेगा तो हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो सब ने बोला हाँ। तब सरदार पटेल ने एक ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद में पोलो के 17 मैदान थे। भारत सरकार की फौज पुलिस के यूनिफॉर्म में हैदराबाद पर 5 दिन की कार्यवाही की और उसके बाद 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर के राजा हरी सिंह थे, जो ना तो भारत में मिलना चाहते थे ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। वह अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। फिर कश्मीर के राजा हरी सिंह भारत के पास आए मदद की गुहार लेकर के। तब सरदार पटेल ने और नेहरू जी ने कहा कि सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। तब राजा हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय हो गए और भारत की सेना जा कर के कश्मीर पर वहाँ से कश्मीर को आज़ाद कराया। जूनागढ़ का राजा मोहम्मद महावत खान था। मोहम्मद महावत खान का पाकिस्तान की तरफ काफ़ी झुकाव दिखने लगा। लेकिन वहाँ की जनसंख्या 80% जनसंख्या हिंदू थी। वो वहाँ पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। फिर जवाहरलाल नेहरू ने 12 सितंबर 1947 को इसका विरोध किया कि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा। फिर जवाहरलाल नेहरू ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया और जनता से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो 50% से ज़्यादा जनसंख्या ने भारत में रहने के लिए वोट किया। ऐसा करके फरवरी 1948 में जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर लिया गया।